स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के स्पेशल फोन इन कार्यक्रम में। आज का टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या पूछना समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-2342-1084 2342-2346, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में हमें अवगत कराने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री संजय के चड्ढा। संजय जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। हर तरफ चर्चा हो रही है न्यू क्रिमिनल लॉज की, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि न्यू क्रिमिनल लॉज की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं इस सवाल को जवाब देने से पहले ये बताना चाहूंगा कि ये कब बने थे। 1857 में जो हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उस वक्त की बात है। ब्रिटिशर्स हमारे पे हुकूमत चलाते थे। पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कहते हैं हम। उस वक्त उनके ऊपर दबाव आ गया कि कुछ और अपने कैसे वो राज को, जो वो ब्रिटिश राज है उसमें सहूलियत रहे, कन्वीनियंस रहे, अपना हित उन्होंने देखा। उन्होंने न्याय प्रणाली को विकसित नहीं किया, उन्होंने राज प्रणाली को विकसित किया। उन्होंने इस चीज को विकसित किया कि कैसे वो भारतीयों के ऊपर राज करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो पुराने कानून थे उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उनका उद्देश्य जो अगर आप पूछें मुझसे तो वो था दंड देना, भारतीयों को दंड देना। इसीलिए शायद नाम भी भारतीय दंड संहिता रखा गया था। जी, तो उस समय सही नहीं समझता नाम इसलिए नहीं रखा गया था। नाम तो क्योंकि भारतीय वो था, इंडियन पीनल कोड, वो एक लंबा सवाल हो जाएगा। लेकिन अब की जो रिजीम है, मतलब पहले वाले में पनिशमेंट की हम लोग बात करते थे, दंड की बात करते थे। अब जो हमारा जो नया कानून जिसकी आपने सवाल पूछा है, वो जस्टिस को बात करता है। न्याय कैसे मिले, चाहे वो एक विक्टिम है चाहे वो एक अक्यूज है। कैसे, देखिए ना, कई बार हम देखते हैं कि गलत भी कोई व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति दूध का धुला तो है नहीं, कोई व्यक्ति गलत भी शिकायत कर सकता है, तो उसके लिए प्रावधान है इस नए में। उसको पेनल्टी लगेगी, पहले वाले में नहीं हुआ करता था। तो न्याय, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन, जो पूरा भारत अब जिस दौर से गुजर रहा है और जिस दौर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हम नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, क्यों नहीं? तो उन सब चीजों को समावेशित किया गया है, मिला के एक मजबूत क्रिमिनल। देखिए, एक ये समय की भी आवश्यकता है। सही बात है। क्यों है ये आवश्यकता? क्योंकि जब कानून बनाया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कानून के बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। अगर देखिए, हमारे यहां पे क्रिमिनल व्यवस्था सही नहीं होगी तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी, कितनी विपत्तियां आ जाएंगी लोगों के ऊपर। इसलिए एक सुदृढ़ क्रिमिनल सिस्टम का होना एक राष्ट्र के विकास के लिए बहुत 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 जरूरी है। आकाशवाणी के स्पेशल फोन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम का टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉज और इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संजय के चड्ढा। आप हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। 2342-1084 2342-2346 पर आप हमें कॉल कर न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ, ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ 819 किलोहर्ट्ज, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, इससे पहले कि मैं आपसे अपना सवाल पूछूं, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। GS चड्ढा बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी चड्ढा साहब, फरमाइए। संजय जी आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सादर प्रणाम। प्रणाम चड्ढा जी। सर, ये जो 3 नए कानून आए हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से ये रिप्लेसमेंट देंगे IPC और CRPC को। बिल्कुल ठीक कहा। और एविडेंस एक्ट को भी। हाँ जी, साक्ष्य अधिनियम जी। हाँ, तो 2 जो भारतीय न्याय संहिता और एक भारतीय सुरक्षा संहिता, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता बात कर रहे हैं। तो ये अधिनियम क्यों रखा गया, इसको भी संहिता क्यों नहीं बनाया गया? दूसरा, ये जो एक्ट पास किया गया है, इससे
आम लोगों को कोई फायदा होगा, और जो हजारों केस पेंडिंग है न्यायालयों में, तो उसका निपटारा जल्दी से हो सकेगा? देखिए, 2-3 बातें बहुत अहम आपने करी। पहली बात कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसलिए किया गया क्योंकि ये जो साक्ष्य अधिनियम है, इसका परिपूर्ण रूप से सिर्फ क्रिमिनल में ही नहीं, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए अधिनियम है। अब मैं आपसे जो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इससे जनमानस को लाभ होगा, जी, मैं इसको एक कहते हैं ना 100%, लोग बोलते हैं 200%, और ये, जी हाँ, मैं आपसे 100% आपको बताना चाहता हूं कि भारत के हर जनमानस को इसका लाभ होने वाला है। आपके दूसरा जो अंश था आपके सवाल का कि जो इतनी लॉन्ग पेंडेंसी वाले केसेस पड़े हैं उनका क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं। 1 जुलाई 2024 ये डेट एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। जी, इस दिन से ये नए 3 कानून लागू होंगे। अब इससे एक प्रश्न मुझसे हर व्यक्ति पूछता है कि जो पहले के जो चल रहे केसेस हैं, एक लॉन्ग पेंडेंसी लिस्ट है या कोई ऑफेंसेस पहले हुई हैं, उनमें भी क्या ये नया लॉ लगेगा? मैं तो भी आपसे ये पूछने वाली थी और आपने मेरा प्रश्न मुझसे ले लिया है। नहीं, ये चट्टा जी के सवाल का जवाब में इसका बताना बहुत आवश्यक है। जी, बताइए। देखिए, हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ का और एक और लॉ की स्ट्रीम होती है टैक्सेशन लॉस का, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। अगर होता है तो उसके लिए स्पेशली मेंशन किया जाता है। टैक्सेस में क्रिमिनल लॉ का नहीं हो सकता, क्योंकि आज एक चीज क्राइम अगर है तो ही उसकी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई चीज क्राइम नहीं है, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली उसका लगा दें, यानी कि पिछली डेट से। तो पहले वाले जितने भी केसेस हैं वो पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो पहले अभी इस वक्त आज की डेट में उसके हिसाब से चलेंगे। और जो नए 1 जुलाई से के बाद, जी हाँ, उसके बाद कोई अगर उन मामलों में नए कानून लागू होंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो नए लॉ बनाए गए हैं, क्या उसमें कुछ पुराने लॉज को ध्यान रखते में बनाए हैं या कोई खास पैरामीटर्स ध्यान में रखकर इन नए कानून को बनाया गया है? देखिए, जैसा मैंने बताया कार्यक्रम के शुरुआत में भी कि ये जितने भी लॉ, ये तीनों जो लॉ बने हैं, इनका बेस तो वही पुराना है जी। इसको हमने पुरानी चीज को मॉडर्नाइज करके उसमें जो खामियां थी उनको हटा के नए, मैं आपको बताना चाहता हूं 2-3 चीजें। सघन प्रयत्न किए गए, कमेटीज बनी, मुझे याद है नंबर मैं बता सकता हूं 158 मीटिंग्स हुई थी। वाव। और सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 25 जजमेंट्स को रेफर करते हुए उनसे निकाल के क्रिमिनल लॉ का जो अंश है उनको लेके इसमें डाला गया। जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, इस बात पे खास ध्यान दीजिएगा कि कितनी सारी मीटिंग्स, जजमेंट्स हुई और उन मीटिंग्स के पहले कितनी मीटिंग्स हुई होंगी कि इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो किसी भी नए लॉ को आने पर उसके ऊपर अपना जजमेंट यूं ही मत दे दीजिएगा। संजय जी की हर बात पर गौर कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या असर होगा। हमने अपने श्रोताओं की बात की और एक श्रोता ने हमें कॉल किया है। हेलो जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एनपी सिंह है जी। सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, सिंह साहब फरमाइए। मेरा नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब। अच्छा संजय जी, मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि आप हमारे आजादी को 75 साल से ऊपर हो गए, तो कानून इतने लेट क्यों आए? देखिए, दूसरी बात है, एज बीइंग कॉमन सिटीजन, आई वुड लाइक टू नो what are the new laws which are just common for just common citizens? जी, मैं आपका ये बड़ा ये भी एक ऐसा प्रश्न है मीना जी कि मैं कई सम्मेलनों में और कई वार्ताओं में गया, अनायास मन में आ ही जाता है कि भाई 75 साल क्यों लग गए। एक बेसिस बना रहे हैं कि ये कॉलोनियल इरा का था। देखिए सिंह साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये चेंज की डिमांड बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी। काफी समय से इस पे चर्चा हो रही थी। सरकारों ने कई नीतियां, पिछली और अगली, मतलब अभी आज की सरकार और पिछली सरकारों ने भी इसमें काम किया। कानून स्थिर नहीं था, कानून में चेंजेस आते रहे। लेकिन जिस
तरीके से अब जिसे कहते हैं ना पूरा ओवरहॉल करके एक नया चीज पेश करने का प्रयास किया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। देखिए, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट लॉज में आपसे सारे हैं, मर्डर है या किसी भी तरीके का कोई हीनियस क्राइम्स है, वो बिल्कुल समकक्ष हैं, दोनों एक ही तरह की तरीके से रखे गए हैं। कानून में चेंज नहीं है, कानून में कोई तब्दीली नहीं है। किस तरीके की तब्दीली है? जो रिडंडेंट लॉ हो चुके हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, उनको हटाया गया। परिस्थिति के हिसाब से जो बदलाव आए हैं, उन्हीं से रिलेटेड कानून को बदलाव किया गया या हटा दिया गया। मेरा ख्याल है, मैं इसको बिल्कुल आपने सही कहा, उसको 2 शब्दों से उसको चिन्हित कर देता हूं। जी जरूर। कंसोलिडेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ हुआ है। जो पिछला कानून है उसको सरे से हटा नहीं दिया गया, ये बात सबसे सर्वोपरि है। वो कानून को रखते हुए, उसके अच्छे प्रोविजंस को रखते हुए ओवरहॉल किया गया है, और जैसे कई ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया, उनको हटा दिया गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आपको पहले जो होता था वो कोर्ट का एक आदमी जाके आपको नोटिस सर्व किया करता था, सम्मन के लिए डाक से जाता था, अब उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़े। और जब अब इस कार्यक्रम के साथ साथ मीना जी के पास सवालों की एक झड़ी है, मैं ये कहूंगा कि वो मुझे लगता नहीं संजय जी आज मैं आपसे अपना कोई सवाल पूछ पाऊंगी, क्योंकि एक श्रोता हमसे फिर जुड़ चुके हैं आज के स्पेशल फोन इन कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज की, और मेरे साथ आप आवाज सुन रहे हैं संजय जी की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और अब आप सुनेंगे हमारे लिसनर का सवाल। हेलो जी, नमस्कार। रघुविंदर जी। हाँ, श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, हमारी छोटी बहन। फरमाइए। नमस्कार। नमस्कार, फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेरे को भी नमस्कार करिए। मैं एडवोकेट हूँ, संजय के चड्डा। इन्होंने आपको कानून का डॉक्टर बनाया है। एडवोकेट साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा सवाल ये है कि जो क्रिमिनल लॉज में चेंजेस हुए हैं जी, यहाँ अभी होने हैं, और उनमें हमारे देश की जो बेटियां, महिलाएं और माताएं हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ध्यान रखा गया है ताकि वो अपने आप को सम्मानित और सुरक्षित समझ सकें? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले और सर्वोपरि चीज है वो। मैं आपको जो नया कानून है, और ये महिलाओं के लिए खास तौर से एक बहुत 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 अहम कदम उठा है। देखिए, जो ये महिलाओं के लिए जो कानून व्यवस्था को कड़े करने का जो शुरुआत मैं कहूंगा अभी 2012 से हुई थी। जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया गया था। निर्भया का जो दुखद एक कांड हुआ था, जो एक लैंडमार्क बना, और पता नहीं सरकारों ने कितने निर्णय लिए, उसके आधार पे कई नई दफाएं जोड़ी गई, कई जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें, और उसको बड़ा मुझे अच्छा लगता है बताते हुए कि उन तमाम पॉजिटिव और अच्छी चीजों को जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देती हैं, जो महिलाओं को और सुदृढ़ बनाने में उनके, जिसे कहते हैं ना कि उनके अंदर आत्मविश्वास को भरने के लिए जो कानून बने थे, और उनको एक ऐसी स्थिति, ऐसी जगह पे बताने के लिए कि पूरा देश, जनमानस, कानून आपके साथ है, डरने की या किसी भी प्रकार से उस तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो सारे अहम पहलुओं को इस नए कानून में लिया गया है। संजय जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो नए लॉज आए हैं, इन लॉज का जो फिलहाल क्राइम रेट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ही टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये जब हम लोग इस पे बैठे हुए थे, इन पे जब लॉ जब बन रहे थे, उस वक्त इन पे कई चर्चाएं हुई कि एक क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए। देखिए, एक आपको जान के बड़ा दुख होगा कि अभी हमारे पास पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। उसके कई कारण हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल लॉ में टाइम फ्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इसकी आवश्यकता का कहा गया है जी। क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे अगर आप किसी भी एक योग्य व्यक्ति की बात को सुनेंगे तो वो कहेगा भाई टाइमली अगर आप डिलीवरी नहीं करेंगे जजमेंट की, तो वो
वो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप न्याय दे ही नहीं रहे। नहीं, और ऐसा भी लगता है कि जो क्राइम कर रहा है वो ये सोच समझ कर रहा है कि सालों साल तारीख पे तारीख चलता रहेगा, कोई बात नहीं, मैं तो कर पुरानी कहावत है, सब लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले हो गई तो वो डिनाइड हो जाएगी। तो इस चीज का एक बहुत बहुत मैं ऐसी चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि कई श्रोता इस चीज को सुन के मेरे को लगता है प्रफुल्लित हो जाएंगे। वो है कि अब जो क्रिमिनल लॉ है उसमें अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया तो वो टाइम फ्रेम के अंदर आपको निर्णय जज की ड्यूटी बना दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम फ्रेम है कि विद इन दिस टाइम, और आपको ये जान के और अच्छा लगेगा कि ये टाइम फ्रेम तकरीबन 3 साल का है। और अभी हमने देखा है ये 3 साल की अधिकतम लिमिट है। हमने अभी हमने कई बार मैंने देखा कि अभी स्पेशल कोर्ट्स के जरिए निर्णय आए हैं, जो निर्णय जो हैं वो सिर्फ 30 या 35 दिन में भी निर्णय आए गए। जी हाँ, राजस्थान की एक अलवर की अदालत ने मेरे ख्याल है 34 या 36 दिन का एक कीर्तिमान बनाया हुआ है। और तो निश्चित तौर पे कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाया गया है इसमें, बस इतना समझ लीजिए। आपने कहा मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन हुआ, तो जैसे वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन हो गया या डिजिटल समन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गए, फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो गया, इन सब का नागरिक सुरक्षा प्रक्रिया पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नागरिक सुरक्षा जो या साक्ष्य अधिनियम है उन पर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, उनमें देखिए सबसे बड़ा कि जो चेंज है जी, वो चाहे पहले तो ये तीनों कानूनों को समझना, एक बहुत 2 लाइन बताना चाहूंगा, एक लाइन। जैसे भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, उस न्याय संहिता में ऑफेंसेस को डिफाइन किया। ये देखिए कोई भी जानकार होगा उसे मालूम होगा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को ये जानना चाहिए। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या किया गया है, उसने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। तो इसके अंदर प्रोसीजर को बताया गया। जितनी भी बातें आपने कही कि भाई वीडियोग्राफी और ये टेक्निकल बातें, ये सब प्रोसीजर की बातें। और 3 स्टेज होती हैं एक ऑफेंस की, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। तो हाँ, आप ले लीजिए, पहले श्रोता को लीजिए। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर हम उनको लेते हैं। तो जो स्टेज ऑफ क्राइम होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद फिर कोर्ट में दो ब्रॉड स्टेजेस हैं। पहली स्टेज इन्वेस्टिगेशन, जहां पे मसला पुलिस के समक्ष रहता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। अभी आपने कितने स्वर्णिम अक्षरों में कहा कि वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन, तो वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन कौन बनाएगा? पुलिस को। अच्छा, वही मौजूद है उस वक्त, वही पहुंच पाए। एक छोटी कई चीजें हैं, जैसे कि अब किसी की चोरी हुई, चोरी में जमा तलाशी की जाती है, लोगों की जेब, उस चोर के पास से क्या क्या मिला, उसकी एक रसीद बनती है। वो रसीद को कोर्ट के समक्ष पेश करने का कोई टाइम नियत ही नहीं था, कोई अगर 6 महीने बाद भी करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। और अब क्या किया गया है, आप स्तब्ध रह जाएंगे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। तो अब देखिए ना, अब टाइम लिमिट की अगर मैं बात करूं, अब मैं भी आपको एक टाइम लिमिट दे रही हूँ। एक छोटी सी फोन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपकी एक बड़ी अहम बात है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। टाइम, जैसे कि अगर कोई मेडिकल निरीक्षण हुआ है, अगर घातक केस है, कोई रेप का केस है, उसके मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट तक आने में सालों लग जाते थे, अब उसको सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। अब लेते हैं श्रोता को। जी, हेलो जज साहब, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज। राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। जज साहब, पहले याद रहते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी राजेंद्र जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा हिसार से बात कर रहा हूँ जी। फरमाइए राजेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, पूछना चाहता हूँ जी, नए कानून भी बने हैं और भी कानून है, आम जन बारे में नॉलेज नहीं होती, तो कैसे और नॉलेज बढ़ाया जाए? कोई केस बनता है तो मतलब अपने जांच अधिकारी अपने हिसाब से ही जो फाइल करता है, और लोगों को कुछ अगर केस की कोई कॉपी मांगी जाए तो भी उनको मतलब डराने धमकाने, क्या करोगे, ये आम जनता को नहीं मिलती। तो अपने हिसाब से कोई रोड केस हो जाए और हो जाए, तो इसके बारे में जानना था, और कैसे अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं। जी राजेंद्र जी, आपका सवाल एक आम आदमी के अनुरूप बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया सवाल है। संजय जी बिल्कुल तैयार हैं आप उसका जवाब देने के लिए। देखिए, मैं राजेंद्र जी ने जो बात कही वो थोड़ी दुखद है,
क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो भारत का है उसको अभी भी कई चीजें समझने की आवश्यकता है। इसमें एक मैं बात कहूंगी कि देखिए अभी इस वक्त कितनी कोशिशें की जा रही हैं, नए लॉज लॉन्च नहीं हुए हैं, लागू नहीं हुए, लेकिन कितने कार्यक्रम हो रहे हैं और आप भी कितने कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं जहां आप गए हैं समझाने के लिए। थोड़ी कोशिश हम आम जनता को भी करनी चाहिए पढ़ने की और समझने की, नहीं लगता आपको संजय जी? यही एक रास्ता है। जी बिल्कुल। आपने मेरे सवाल का जवाब बहुत सूक्ष्म परिपक्वता के साथ दिया। देखिए ये राजेंद्र जी, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा जो नागरिक, उसे ही अधिकार मिलेंगे। लाइन लगती है भाई, जो लाइन में सबसे आगे है उसको पहले प्रसाद मिलता है। तो ये बात है। लेकिन देखिए सरकार भी इन तमाम चीजों के लिए जागृत है, और ये मैं तो यूं कहूंगा थोड़ा सा परे हटके कि सरकार जागृत होने से ही नहीं, सरकार की ये ड्यूटी भी है। कानून बना देने भर से नहीं होगा, कानून को परिपक्वता से, मजबूती से जन जन तक पहुंचाना भी सरकार का ही दायित्व है। और मैं इस कड़ी में ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत आभार करता हूं, और जैसे सदैव तत्परता से AIR लगा रहा है अपने इस नॉलेज के एक्सपेंशन में, मैं उनको बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। बिल्कुल सही बात है। आकाशवाणी समय समय पर, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है कि लेटेस्ट जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। तो दोस्तों एक बार फिर से आकाशवाणी के स्पेशल फोन इन कार्यक्रम में आज का टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉज। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री संजय के चड्ढा, आप है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और हम तक पहुंचने का 2 नंबर्स हैं 011-2342-1084, 2342-2346। और एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, अभी बात करते हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैडम। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? संजय जी आपकी बात सुन रहे हैं। जी नए जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें मतलब जो एक्यूज होते हैं और विक्टिम होते हैं उनमें मतलब दोनों को इंसाफ सही ढंग से मिले, इसके बारे में पूछिए, इसके बारे में बताइए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जुडिशियली और पुलिस इनकी क्या जवाबदेही उसमें बढ़ी है, और ये जो 15 और 90 दिन की कस्टडी के बारे में थोड़ा बताइए। 3 सवाल और तीनों बहुत अहम। जी आपका स्वागत कि आपने ये सवाल पूछे। पहला सवाल आपने पूछा कि कैसे मजबूती आएगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। देखिए नए इसमें से रिडंडेंट पुराने जो ऐसे दबे हुए चीजें थी उनको हटाया गया, जैसे कि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक ऑफेंस हुआ करती थी, किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया, पहले ही ट्रॉमा में है मीना जी, और उसके बाद केस बन जाता है, तो इसको हटा दिया गया है। इसी प्रकार से एडल्ट्री एक ऑफेंस हुआ करती थी, उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको नए कानून में कोई स्थान नहीं दिया गया। जिस देश में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इवन यूके में जहां से हमने कॉमन लॉ बोरो किया है, वहां पे भी ये ऑफेंसेस नहीं है। सेडेशन का क्राइम के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं कि भाई ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आर्टिकल 19(1)(a) को, राइट टू स्पीक एक्सप्रेशन को, उससे कॉन्ट्राडिक्शन करता है, तो उसको भी हटाया गया। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि नई चीजें ऐड की गई हैं इसमें। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के विरोध में काम करता, आर्म्ड रेबेलियन करता है, सेसेशन करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए अलग से ऑफेंस डाली गई है। तो अपने आप में मजबूत सिस्टम को बनाने का प्रयत्न किया गया है। आपने ये पूछा कि जो कैसे जजेस की और पुलिस की जो है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कैसे आएगी, मैं बताता हूं कैसे आएगी। उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि आपने विद इन दिस टाइम ये काम करना है। पहले FIR, देखिए मीना जी कितने ब्यूटीफुल प्रोविजन है, FIR के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। आज भी, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में कहूं तो अगर हमें FIR करानी पड़ती है तो जिसे कहते हैं ना जूते घिस जाते हैं, लेकिन अब नए कानून में एक मजबूती, परिपक्वता दिलाई गई है कि विद इन 7 डेज FIR होगी। तो जनता के हाथ मजबूत किए गए हैं। जनता का हाथ तभी मजबूत होगा जब जनता अपने मजबूती से शायद थामा गया है। बिल्कुल थाम के और साथ चलने की बात है। और निश्चित तौर पे इसमें विक्टिम, एक्यूज
और यहां तक कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। भाई पहले क्या होता था कि दड़ा धमका के विटनेस को बिठा दिया गया, नहीं अब ये नहीं चलेगी बात। क्या बात है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं संजय जी, मतलब मैं तो आज आपसे कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगी। हेलो। यस मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र फ्रॉम रोहिणी, दिल्ली। जी वीरेंद्र जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? वकील साहब, पहला प्रश्न मेरा यह है कि अगर 1-2 डेट ही निकली हो अब और केस डाला हुआ हो तो क्या नए लॉ के अनुसार जुलाई के बाद उसमें क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? पहला प्रश्न ये है, रेट्रोस्पेक्टिव। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब हम लॉ डालेंगे और 3 साल हो गए और सपोज केस का कोई नई निर्णय ले पाए, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि ये जो 3 कानून बने हैं इनके लिए एक डेट, देखिए ये कानून बने थे दिसंबर 2023 में, हमको ये याद रखना है, लेकिन इनका इफेक्टिव कब होंगे? ये 1 जुलाई आने के कुछ दिनों के बाद, अभी के 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव होंगे। अच्छा, अब इनको, जैसा आपने सवाल किया कि केस चल रहा है, क्या हम अपने केस में नए लॉ को लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन कानूनों का पिछली डेट से नहीं लागू किया जा सकता। ये कानून 1 जुलाई के बाद। अच्छा, 1 जुलाई से पहले वाले केसेस का क्या होगा? अगला सवाल। वो जो है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो पुराना चल रहा है, और देखिए इसकी एक ब्यूटी बहुत समझना बहुत आवश्यक है। इसकी वजह से जो ट्रांजिशन का फेज है, जैसे हम पुराने कानूनों से नए में आएंगे, वो कितना स्मूथ होगा। पुराना अपना चल रहा है, धीमे धीमे नया आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और अब आपने पूछा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, मैं बात कर रहा था कि जजेस अगर सही समय पे 3 साल में निर्णय नहीं दिया, तब क्या होगा? तब जज बाध्य हैं कि वो राइटिंग में बताएंगे कि क्या कारण है कि इस वजह से नहीं कर पाए हम, और फिर ये अपेक्षित है उनसे, उनको ये करना पड़ेगा कि 3 साल में करना। अगर 3 साल 10 दिन हो गए तो वो, आई थिंक दैट काइंड ऑफ। आपने अभी कुछ लॉज के बारे में बताया जो हट गए हैं, कुछ ऐसे लॉज बताइए जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया हो। देखिए, बहुत ही रोचक सवाल, फिर से मैं कहूंगा, धारा 103 मॉब लिंचिंग पहले नहीं हुआ करता था। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग को ऐड किया गया है। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज से पहले जो मॉब लिंचिंग हुई उसको हम पनिश नहीं करते, सजा नहीं मिली, उसको सजा मिलती थी। पुराने कानून में व्यवस्थाएं हैं, मर्डर का है, किसी को अटैक किया है तो उसका अलग है, दूसरे धाराओं के अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली इसको एक धारा मिल गई, स्पेसिफिक मॉब लिंचिंग को एक धारा दी गई। इसके अलावा देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले नहीं हुआ करता था, अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धारा 111, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धारा 112, टेररिस्ट एक्ट स्पेसिफिक, स्नैचिंग वगैरह पर भी, चेन स्नैचिंग, बिल्कुल सही, इतना आम है। तो ये जो सारा अध्ययन करके आई हैं। एक और लिस्टर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम वीरेंद्र जैन, रोहिणी, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी वीरेंद्र जी, अभी शायद आपसे बात हो रही थी। नहीं मैम, वो दूसरे मैंने देखा वीरेंद्र नाम से किसी और में भी। जी फरमाइए, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, जैसे 2009 में किसी ने झूठा केस किया जी, और मतलब वो साबित हो गया कि वो गलत थी कंप्लेन जी, ठीक है, वो मतलब दूसरे बंदे को फारिग कर दिया, तो क्या उस केस पे भी मतलब अभी पुराने केस पे भी इस नए कानून के तहत? देखिए, मैंने आपकी आवाज कट गई थी, लेकिन मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको समझ गया हूं। वो ये है कि 2009 के अपराध पे सजा नहीं हुई और वो उनको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। तो ऐसे स्थिति में 2 चीजें, एक तो ये बात व्यवस्था, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है मीना, एवरीबडी वांट्स टू नो दिस, और सबके जहन में अभी भी वो क्लियरिटी नहीं आ रही है। भाई 1 जुलाई से पहले वाला जितना भी क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल केसेस, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ वो पुराने कानून की व्यवस्था है। 1 जुलाई की डेट से नए ये 3 कानून लागू होंगे। अब जहां तक उनका बात है, जिस सवाल को अभी जैन साहब वीरेंद्र जी ने पूछा, तो उसका सूक्ष्म जवाब
क्योंकि मैं जानता नहीं हूं केस का, बिना मेरिट में गए हुए, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अगर चाहें तो मेलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकते हैं। ओके जी, ओके। अब मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके हमें जो 3 नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो बनाए गए हैं, वो हमारे श्रोताओं को समझाएं एक आम भाषा में, बहुत साधारण भाषा में। जी जरूर। दो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक छोटा सा प्रारूप उनको पहले भी दिया, लेकिन फिर से जी जरूर। देखिए, इंडियन पीनल कोड, जहां पे तमाम व्यक्तियों के बारे में कोई अगर ऑफेंस की जाएगी तो ऑफेंस की डेफिनेशन, सजा कितनी होगी, वो इंडियन पीनल कोड जो कि हमारे पास अभी आज है, उसको हमने चेंज करके और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसका कोई इंग्लिशाइजेशन नहीं है, अर्थात भारतीय न्याय संहिता को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो जवाब आएगा भारतीय न्याय संहिता, BNS। तो BNS में हमने देखा, देखिए कंसोलिडेट में बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि सब चीजों को दबा के एक बेहतरीन परिपक्व लॉ दिया। तो वो परिपक्व लॉ कैसे, एग्जाम्पल देता हूं जी। जो हमारा आईपीसी है उसके अंदर अगर हम देखें कितनी धाराएं हैं, आप मुझसे पूछें तो मैं बताऊंगा 511 धाराएं हैं जी। तो आप देखिए अब कितनी है नए वाले कानून में, 358। तो उतनी धाराओं को हटा के कंसोलिडेट कर दिया। हाँ, मतलब हटाई, क्या बात है। तो लेकिन 142 का मतलब ये नहीं है कि 142 स्पेसिफिक, टोटल तकरीबन अगर मुझसे पूछे, मैं बताता हूं, मुझे वो भी याद है जी। 20 ऑफेंसेस को हटा दिया गया है और 8 नई ऑफेंसेस भी ऐड कर दी गई हैं जो पहले नहीं थी। तो स्पेसिफिक ऑफेंसेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, मॉब लिंचिंग, आर्म रिबेलियन, ये पहले एक्ट ऑफ टेररिज्म, हेट क्राइम्स और ये सब जी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ये एक, अब जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसे आप शॉर्ट में BNS कह सकते हैं, उसमें बताया गया है कि क्या क्या ऑफेंसेस हैं। चलिए, हमने अभी पहले लॉ के बारे में थोड़ा सा समझा। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक श्रोता हमारे साथ और जुड़े हैं आज के इस खास आकाशवाणी के स्पेशल फोन इन कार्यक्रम में, जिसका टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉज। बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, क्या नाम है आपका? मैं उमेद यादव बोल रहा हूँ, बस महेंद्रगढ़ हरियाणा से। हाँ, आपका नाम मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप वापस बताएंगे? उमेद यादव बोल रहा हूँ मैम। चलिए फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? एडवोकेट साहब को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये जानना चाहता था, जैसे नए कानून के अंदर जो नाबालिग बरी हो जाते थे पहले, तो इसमें क्या संशोधन है? और दूसरा, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट 30 दिन में, 35 दिन, 40 दिन में तो केस खारिज कर देते थे, लेकिन उसको सजा होने में काफी टाइम लगता था, तो इसमें क्या प्रावधान है? देखिए, दोनों जो क्वेश्चन है आपके, पहला कि नाबालिग बरी कर दिए जाते थे, बरी कोई नहीं किए जाते थे। नाबालिग जो बच्चा है उसको चाइल्ड, नए इसमें माइनर नहीं लिखा गया, देखिए शब्दों को चेंज भी किया गया, साधारण किया गया ना जी, आम तो पहले लिखा जाता था माइनर, उसको अब हटा दिया गया, चाइल्ड कर दिया गया। तो अब चाइल्ड जो है वो अभी भी इसके अंतर्गत उसका नहीं चलेगा, उसके लिए डिफरेंट लॉज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉज हैं जो कि उसको सुधार गृह हम लोग कहते हैं, जिसको वहां पे रख के उसका चलेगा, पहली चीज। और दूसरा सवाल इनका था कि क्या तेजी आएगी कि कह रहे कि जिनको कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाता था, या केस खत्म कर दिया लेकिन सजा मिलने में बहुत समय लगता है। देखिए, ये ऐसा, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये तो बात बड़ी, जिसे कहता ना, ऊपर ऊपर रखी हुई है कि शीघ्रता, तेजी, बहुत, जिसे कहता है कि तेजी से अब केसेस चलेंगे नए कानून के तहत, ऐसी संभावना तो अवश्य, क्योंकि टाइम बाउंड बस मुझे ऐसे लगता है कि व्यवस्था को बनाना, मानक स्थापित करना और विवादों का समाधान करना, इसके साथ में स्वतंत्रता की रक्षा करना, इन 4 मूल्य बातों को लेकर नए लॉज को बनाया गया है। संजय जी ने बहुत अच्छी मुस्कुराहट दी, कुछ कहना चाहते हैं? आपने इतनी रोचक बात भी करी और बड़े स्पष्ट शब्दों में जो स्वरूप है इतना बड़ा इन तीनों कानूनों का, उसको
समावेशित करते हुए सुदृढ़ता के साथ ये 4 शब्दों में आपने पेश किया। हमने एक लॉ की तो बात की, भारतीय न्याय संहिता। अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि ये तीनों आपस में ही जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं दूसरे वाले पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो कि है नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसने ये क्या चीज है? ये प्रोसीजर, एक क्रिमिनल केस है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इससे रिलेटेड है। हमने इसमें सबसे बढ़िया प्रोसीजर के अंदर जो इनकॉर्पोरेशन किया है वो है प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी का। कैसे जो आज के चीजें हैं उनको आज के लॉ में डाला जाएगा, ऑडियो वीडियो माध्यमों से। वीडियो, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया, फिर से उसको मैं बोरो कर रहा हूं, वीडियो ग्राफी ऑफ द क्राइम सीन, या डिजिटल प्रेजेंस हो गया, डिजिटल प्रेजेंस हो गया। देखिए, मैं एक उदाहरण हमारे साथ भी एक डिजिटल प्रेजेंस है, लेकिन ऑनलाइन। जी, एक श्रोता हमसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज। धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी रामवीर जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? धर्मवीर जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? संजय जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरे 2 क्वेश्चन है सर जी। जैसे कोई क्राइम करके चला जाए और उसका क्राइम ऐसा है दर्दनाक वाला, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीनियस। और 30 साल हो गए वो फरार है और उसके बाद भी वो पकड़ में नहीं आया, तो ऐसे में क्या पुलिस केस बंद कर देती है? क्या पुलिस के ऊपर क्या दोबारा से एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इस पर कार्रवाई आगे कितनी चल रही है कि नहीं चल रही, ये बताएगी पुलिस नहीं बताएगी? दूसरा सवाल ये है कि वुमेन सेल में जो पहले एक होता था, वुमेन एक एप्लीकेशन लगाती थी, पूरे फैमिली के मेंबर अरेस्ट हो जाते थे, पर उसके बाद कुछ चेंजिंग हुई थी कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही केस रह जाता है, फैमिली मेंबर को कुछ नहीं परेशानी होती। तो इसमें भी कुछ रियायत मिली है, क्योंकि इसमें देखा यह गया है कि ज्यादातर अधिकांश जिसकी इच्छा नहीं होती शादी की उस लड़के से, तो वो शादी के बाद अनचाहे मन से उसको एक एप्लीकेशन लगा देती है कि। जी, मैं समझ गया आपका सवाल। बहुत तेजी से, बहुत अच्छे और जनरल पब्लिक की इंपॉर्टेंस के दोनों सवाल किए गए। पहला सवाल कि क्या हीनियस क्राइम और बहुत एक बड़ा क्राइम करके कोई व्यक्ति भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता, तो क्या होगा? देखिए, नए कानून में इस आयाम को, जैसे आपको मालूम था कि ऐसा हो रहा है, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज पे बहुत चिंतन और मनन किया। और अब आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अब अगर कोई भागता है तो भागे, यहां कानून चलेगा और उसके ऊपर जुडिशरी निर्णय देगी, एक उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वो नहीं आता है तो ठीक है भाई, जब मिलेगा तब पकड़ के पीटेंगे, तब पकड़ के उसको सजा देंगे। पीटेगा का मेरा मतलब ये कहने का अर्थ है कि केस बंद नहीं होगा, केस चलेगा और नहीं ऑन नहीं रहेगा। केस समय सीमा के अंदर निर्धारित भी कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति देश छोड़ के भाग गया तो उसको वापस लाने की प्रक्रिया अलग से चलेगी, वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कृत्य की ऊपर केस चलेगा, न्यायिक व्यवस्था चलेगी और उसमें उसको सजा दी जाएगी। और जब वो पकड़ा जाएगा तब उसको पकड़ के उस सजा का पालन करवाया जाएगा। पहला सवाल। अब है दूसरा सवाल जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया कि एक महिला जाके और अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ कर देती है। देखिए, इसमें लॉ बहुत डेवलप हुआ है। इनिशियल काफी पुरानी बात आप कर रहे थे, बीच में आपने कहा कि ऐसा हो गया कि अब सिर्फ हस्बैंड वाइफ में चलेगा। ऐसा नहीं हुआ है। पहली चीज, किसी के खिलाफ भी कर सकती हैं वो, और वो इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा। नंबर दूसरा, जो सबसे अहम बात है, इस पूरे मौजू को, इस तरह के जो केसेस हैं, उन केसेस में एक प्रत्येक जिले में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनी है। इस आज के सब्जेक्ट से नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने मीना जी की सहमति और उनसे आग्रह करके इसका मैं जवाब दे रहा हूं। और उसके बाद फिर जो है उनको मीडिएट करवाया जाएगा, उनको बैठ के दोनों लोगों को समझाया जाएगा, और अगर वो जुड़ सकता है, वो जो संबंध विच्छेद हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं, उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और अगर उसमें भी कोई खामी आती है, नहीं होता, तो उनको तमाम रास्ते बताए जाएंगे कि भाई आप सेपरेट ले सकते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करवाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद अगर एक्चुअल में कोई क्राइम
जो है वो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी जिसे कहते हैं, वो प्रतीत होगा, तब पुलिस उसमें एक्शन करेगी। मतलब कोशिश हर तरह से जुड़ाव की रहेगी, तोड़ने की बजाय। ये मैं इस पे कह नहीं सकता, सही बात है, या कैसे, वो तो बिकॉज ये सारी चीज डिपेंड करती है केस टू केस, किस तरह का है, महिला पुरुष के मस्तिष्क में क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी को दबाव से नहीं किया जा सकता, और हर व्यक्ति फ्री है, और इससे ज्यादा इसमें नहीं कहना भी नहीं है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है, मैं मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये है कि जो पिछले कॉलर ने ये पूछा, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले जो होता था कि कोई भी क्राइम करके अगर फरार है और नहीं मिल रहा है, तो अगर उनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाती थी, तो कुछ लोग इसे इलीगल बोलते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि पॉलिटिकल इशू है, ऑपोजिशन ज्यादातर ऐसा बोलते थे कि ऐसा कैसे कर दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा जी दूसरा सवाल एक है मैम कि कुछ धाराएं बदली गई हैं, जैसे 420 है तो धोखाधड़ी की, और बहुत सारी धाराएं हैं, तो ये इसमें सिर्फ धाराएं ही बदली गई हैं या फिर कुछ सजा का भी हेर फेर हुआ है, या फिर सिर्फ नंबर ही बदले हैं? तो पहले सवाल का आपका जवाब मैं बहुत सूक्ष्म में दूंगा, वो ये कि अगर कोई व्यक्ति देश छोड़ के चला जाता है, हीनियस क्राइम करता है, और यही था शायद, जी, और बिल्कुल। तो उस ऐसी परिस्थिति में उसको बुला के, अगर वो नहीं आता है, केस चलेगा। और उसी का दूसरा लिम्ब जो था आपके सवाल का, कि क्या जो व्यक्ति भाग जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को जब्त किया जाता है। देखिए कानून में ये व्यवस्था है, किसने आपसे कहा कि ये व्यवस्था नहीं है? ये इलीगल बिल्कुल नहीं है। और ये बात आपको मस्तिष्क में ध्यान में हमेशा रखनी है कि ये जो व्यवस्था है ये कानून की व्यवस्था है, और कोर्ट के आदेश पे ही कुर्की की जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कानून की व्यवस्था, और वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। मैंने जैसे बताया, पिछले कानून की सब अच्छाइयों को रखा गया है। ऐसा ना समझें कि पुराने कानून को जो है विदा कर दिया गया है और समाप्त हो गया, नहीं, उसकी अच्छाइयों को और मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स को रखा गया है। मैं बड़ी परिपक्वता से कह रहा हूं, मेजॉरिटी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, लेकिन ऐसा नहीं है। कई रोचक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ी गई, जैसे मैंने आपको बताई पहले भी। इसके अलावा 0 FIR का कंसेप्ट और तमाम चीजें, मैं लिस्ट अगर कर दूं तो वो 20-22 चीजें होंगी। मैंने आपको बताया ऑफेंसेस में 20 ऑफेंसेस डिलीट करके 8 ऑफेंसेस जोड़ी गई हैं। इनका अगला सवाल था कि जैसे धारा 420 बदल गई, क्योंकि आपका क्रम बदला। देखिए क्या है, क्रम भी बदला और ऑफेंस की ग्रेविटी के आधार पे और कई रीजंस हैं उसको लेते हुए उसको किया गया है। देखिए क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ वो जो हैं उनको सेम है, डेफिनेशन सेम है, उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान है वो भी सेम है। मेजॉरिटी मैं कह रहा हूं, कहां पे तब्दील है वो देखना पड़ेगा, वो साथ साथ हमको पता चलता चलेगा। जी, तो ऐसे ही जैसे उन्होंने पूछा, तो हमने भी अभी जैसे थोड़ी सी आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए थोड़ी पढ़ाई करके आए, तो उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनकी सजा की अवधि बढ़ाई गई है या कहीं फाइन बढ़ाए गए हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर लॉ या रूल को लेकर है, या रिसर्च करके देखा कि कहाँ क्या जरूरत है? जब कानून को मैं तब देखिए, पुराने कानून कब के हैं आपको मैंने बता दिया, बहुत पुराने हैं। उसमें जो सजा है वो 500 रुपए का जुर्माना है, उस जुर्मानों को बढ़ा दिया। आपको याद होगा 1987 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था, और उस एक्ट में तरमीम करके अभी रिसेंटली, मुझे ईयर याद नहीं है, उसको नए रूप में और नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, और उसमें जो सजाएं हैं उनको और जुर्माने हैं उनको सख्त और आज के हिसाब से किया गया, और जो हजारों के रुपयों में है। मिनिमम ऑफेंस का जो चार्जेस हैं वो भी बहुत बढ़ा दिए गए। तो कहने का मतलब है कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसको किया गया है, सजा को कहीं पे बढ़ाया घटाया भी गया है, लेकिन मोरलेस, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत दबाव देके बोल रहा हूं, मोरलेस वो वही है, उसमें चेंज ये बहुत अच्छी है कि जो पुराने कानून थे उनकी सब अच्छी बातें रिटेन की गई हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी उन्हें हटा दिया गया। समय परिस्थिति के अनुसार जो नई बातें चाहिए थी उनको रिसर्च करके बहुत सारे अहम और जबरदस्त दिमागों ने मिलकर नया रूप देकर उनको कानून में ऐड किया। इतना सब जब कुछ हुआ है तो क्या अब हम कह सकते हैं, या आपसे जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जुडिशरी सिस्टम कहां पहुंचा?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर इसका अवलोकन करें क्रिमिनल लॉ में, ये इसे मैं एक, जैसे कहते हैं ना, रास्ते में चलने वाला एक माइलस्टोन है जी। अभी लॉन्ग वे टू गो। देखिए, हमको नहीं भूलना है कि इस राष्ट्र, ये विश्व का सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला राष्ट्र है। इतने बड़े जनमानस को संभालना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसमें सरकारों को, और खास तौर से अगर आप बहुत छोटी सी संख्या में भी क्रिमिनल्स हैं तो उनको भी संख्या जब आप को रिलेट करते हैं, जब आप देखते हैं कि इतने बड़े जनमानस के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर होता है। पुलिस की कमी है, संसाधनों की कमी है हमारे देश में। बिल्कुल। तब उस स्थिति में इस लॉ से मुझे ऐसा लगता है कि एक माइलस्टोन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जब बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहां पे ये चीजें, उन तमाम मानकों को, जो मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, उनको हमने यहाँ फॉलो किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं 2-3 चीजें बता सकता हूं। जैसे कि एक होती है पुलिस कस्टडी। एक सवाल भी बीच में आया था, मैं जवाब नहीं दे पाया उसका जी। पुलिस कस्टडी, अभी तक का सवाल, अभी तक जो कानून है उसमें 15 दिन, पहले 15 दिन, ये बहुत अहम बात है, पहले 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती थी पुलिस कस्टडी। इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में समाप्त हो पाएगा कि नहीं, ये नहीं मालूम। उसके बाद वो लेकिन ये क्लियर है कि पहले 15 दिन। लेकिन अब नए कानून में क्या किया गया, वो पहले को हटा दिया गया। 15 दिन दिए जाएंगे विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 60 और 90 डेज। वो आप अभी 5 दिन अभी ले लीजिए, 5 दिन बाद में ले लीजिएगा। क्योंकि वो किस लिए हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। वो 15 दिन की आवश्यकता होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस अपने साथ एक्यूज को ले जाके क्राइम सीन पे जाएगा या कुछ और जगहों पे जाएगा। अच्छा देखिए, अब मैं बता रहा हूं ना, कई रोचक तथ्य हैं। ये 1 घंटा तो बहुत ही कम है। सही बात। देखिए, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी व्यक्ति ने एक कॉन्स्पिरेसी करी बाहर से और कोई एक्ट कर दिया हमारे यहाँ, तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है, सुदृढ़ प्रोविजन किया गया है कि वो व्यक्ति अब बाहर से वो एक्स्ट्राडिशन अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको भी, उसके ऊपर भी ट्रायल चलेगा। सही बात है, बहुत सही है। इतना कुछ हो रहा है, सब तरह से सब लोगों को समझाया जा रहा है। इन नए कानूनों का बार्स और बेंचेस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बार बेंचेस पे भी जैसा मैंने बताया, बार बेंचेस कोई बाहर से नहीं आए, वो इसी सोशल फैब्रिक के पार्ट हैं जी। बार और बेंच को मिलके समय सीमाओं को लांघना नहीं है पहली चीज। कैसे उन समय सीमाओं को, जिनको इन नए कानूनों में दिया गया है, उनको फॉलो करना है, इसको देखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करना होगा। और नंबर 3, मैं आपको बताऊं, आपको ये जान के बड़ा स्तब्ध रह जाएंगे मैं अगर एक डाटा आपको दूं। मुझे मालूम है इस साल या पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए कंप्यूटराइजेशन पे, कोर्ट्स के पे खर्च हुआ है। 7,000 करोड़, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो भारत, हर तरह से कोशिश की जा रही और है। भारत एक विशाल देश है। हमारे मुझे बड़ा बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमारे जो महामहिम मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कैसे कंप्यूटराइजेशन, इससे पहले वो जब अब बने भारत के सीजेआई बनने से पूर्व वो इस प्रोजेक्ट को हेड भी करते थे। तो कहने का भाव ये है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिकॉज यही फ्यूचर है, ये हम सबको मालूम है। इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, आपको धन्यवाद कहें, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम के या न्यू क्रिमिनल लॉस में एक निचोड़, कंक्लूजन क्या देना चाहेंगे? देखिए, निचोड़ सिर्फ इतना है कि क्राइम जो है उसके कानूनों में तेजी से तुरंत निपटारा हो चीजों का, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल जल्दी खत्म हो, कानून मॉडर्नाइज हो जाए, क्रिमिनल लॉ सोसाइटी के हिसाब से कंसोलिडेट और स्ट्रीमलाइन हो जाए। इस उद्देश्य को दिमाग में रख के ये चेंजेस को किया गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये चेंजेस कोई ऐसा नहीं है कि क्षणिक 2 मिनट में बैठ के बना दिए चेंजेस। ये एक लॉन्ग डिमांड थी हमारे। इन चेंजेस को करने के लिए
जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक जजमेंट हुआ करता था, अभी बड़ा रीसेंट जजमेंट है, उस जजमेंट में दिनेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मुझे याद आ गया नाम, उस केस में एक व्यक्ति ने गलत फॉल्स केस कर दिया था, तो उस पे हर्जाना हुआ। अब ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट डेवलप हुआ ना लॉ का, जब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को डेवलप किया, उसको हमने इनकॉर्पोरेट इसमें किया। मैं तरतीबवार बोल सकता हूं, लेकिन मीना जी ने हाथ उठा दिया है कि अब मुझे शांत होना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के स्पेशल फोन इन कार्यक्रम में आपने सुना न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में। धन्यवाद देना चाहेंगे हम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के श्री संजय के चड्ढा को। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रियंका कुमारी, आपके साथ थी मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। आशा है कि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। आज का आकाशवाणी का स्पेशल फोन इन कार्यक्रम न्यू क्रिमिनल लॉज आपने सुना। नमस्कार।